सीपीआईएम के 18वां राज्य सम्मेलन के आम सभा के अवसर पर सबको और जिन जिन ने लाल झंडा उठाया है उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और शुभकामनाएं इस बात की देना चाहता है, शुभ और कामनाएं क्या देना चाहता हूं? कामनाएं ये देना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसा हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो जो देश में सबसे उत्तम राज्य के रूप में देखा जाए। ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अगर हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बात को समझ ले। पुराने लोग समझ नहीं पाए, ये समझेंगे नहीं समझेंगे मैं कह नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश का निर्माण हिमाचल प्रदेश के मजदूर के बगैर नहीं हो सकता है। हिमाचल प्रदेश का निर्माण हिमाचल प्रदेश के किसान के बगैर नहीं हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश का निर्माण हिमाचल प्रदेश में जो गरीब बच्चा है, जो दलित भाई मेरा है, महिला है, उसके बगैर हिमाचल प्रदेश का विकास संभव नहीं है। ये शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं कि आज दिल्ली की सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता का गला घोंटना चाहती है। यह दुर्भाग्य है। हमारा प्रदेश में रहने वाले पहाड़ियों ने इच्छा जाहिर की और परमार साहब के समय कहा कि यूनाइटेड पंजाब के अंदर हमारा विकास संभव नहीं है। हम पहाड़ के रहने वाले हैं, यहाँ पर अगर विकास होना है तो यह अपने तौर तरीके से होगा। पंजाब के मैदानी इलाके के मापदंड के आधार पर हिमाचल प्रदेश का विकास संभव नहीं है। और इसलिए 1966 में हम अलग से राज्य बना और उस समय यूनियन टेरिटरी थी और दिल्ली की सरकार ने कहा हम हर मदद करेंगे और कोई ऐसा समय नहीं आने देंगे जब आपकी पीड़ा जो भी जिस रूप में भी पैदा होगी हम आपकी खुले दिल से मदद करेगी। ये हमारे भाग्य में था। 1970 में राज्य बन गया और जब राज्य बना तो आशाएं जगी प्रदेश की जनता के अंदर। और आज मैं चुनौती और दावे से कहता हूं हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आज भी किसी भी अखबार को पिछले 1 वर्ष में उठा के देख लीजिए। सरहद के अंदर जब शहादत होती है, अगर 5 शहादतें होती है तो 2 गबरू हिमाचल प्रदेश के निकलते हैं। और जिस दिन लाश उसके घर में आती है तो मां तक आंसू बहाती नहीं है। ये कहती है मेरा दूसरा बेटा भी फौज में जाएगा। देश की रक्षा हम करते हैं, इस देश को आगे ले जाने का कार्य हम करते हैं। पहाड़ के रहने वाले 1980 में हमारे जंगलों को भारत सरकार ने ले लिया, लाखों लाख किया है, हमारे जंगलों से प्रदेश के लिए आया करती थी। लेकिन 1980 के बाद फुल स्टॉप लग गया। एक नया पैसा नहीं दिया जाता है। और इसलिए ये जो हमारा 18वां सम्मेलन है, ये पूरी राजनीतिक परिस्थिति का आंकलन करते हुए किस तरीके से देश प्रदेश को आगे ले जाना है उसकी कार्यनीति निर्धारित करने वाली है। और उस कार्यनीति को अमल करने के लिए जो हजारों हजार लाल झंडे के सिपाही है और वो लोग हैं जो आज पीड़ित है, उस कार्यनीति को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और आने वाले समय में ऐसा हिमाचल प्रदेश का निर्माण करेंगे, एक मिसाल पैदा करके रख देंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
तुम तो दो चार ही बोले हैं, ये तब रख पाएंगे जब हमारी पेट की रोटी का भी सवाल ही करेंगे। ये संभव नहीं कि हमारा गबरू सादा दे दे वहां। ये तब संभव है जब हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मेहनत करने वाला मजदूर और किसान है उसकी आय का इंतजाम करेंगे। हकीकत सच्चाई क्या हो गई? 1990 के बाद ऐसे स्वप्न दिखाए गए हमें कि ऐसा भारत का निर्माण होगा, ऐसे देश का निर्माण होगा जहां खुशहाली होगी। अब राज्य का काम नहीं होगा, शिक्षा को प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए, बिजली को पैदा करने के लिए, देने के लिए, पीने के पानी को देने के लिए, यातायात के लिए या कृषि को निवेश कर उस कृषि को आगे ले जाने के लिए, या जो मेहनत कश करने वाले हैं उनके जीवन यापन को आगे ले जाने के लिए अब सरकार का काम नहीं होगा। अब सारा अडानी अंबानी की बरादरी को दिया जाएगा। उस समय 1990 में अडानी अंबानी तो नहीं थे, उस समय टाटा बिरला थे, लेकिन 14 के बाद ये नया पूंजी का मालिक जिसे अडानी कहते हैं, उस अडानी को सारी देश की संपत्ति देने का कार्य कर दिया गया। बंदरगाह भी दे दिया, बिजली देने का कार्यक्रम किया जा रहा है, कोयला दे दिया, सारे एक एक करके देने का काम कर दिया। और सिर्फ यही काम नहीं किया, इससे क्या नुकसान हुआ? हम जो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के नाम पर, लिटरेसी के नाम पर, ज्ञानता के नाम पर केरल के बाद आ गए थे, जब पीछे हटने का काम किया तो क्या हुआ? आज हम 11वें स्थान पर आ गए। निजी नहीं दे सकता शिक्षा, वो तो पैसे ऐंठने का काम कर सकता है। निजी नहीं दे सकता स्वास्थ्य, वो नहीं कर सकता इलाज। हमने कोरोना के दौर में देखा, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मृत्यु दर फिर कम थी, लेकिन जो निजी हॉस्पिटलों में गए, एक एक करके जो भी वहां भर्ती हुआ, लाश के बाद लाश आती रही। और जब उनके घर वालों से पता किया कि क्या इलाज का पैसा देना पड़ा, आप शॉक्ड होंगे, हैरान होंगे। 35-40 लाख देना। ये नहीं गिर कर सकते, न शिक्षा दे सकते, न स्वास्थ्य दे सकते। हमारा हिमाचल प्रदेश अगर बढ़ा, वो तब बढ़ा जब तक निवेश का कार्य राज्य करती थी। लेकिन ये बहुत दुखद बात है, आज 1990 के बाद लंबा समय बीत गया, पिछले 10 वर्षों में जो हाल गरीब के हो गए हैं उसकी व्याख्या मैं कर नहीं सकता। वो आप जानते हैं, इतनी बुरे हाल गरीब के हो गए हैं, मेहनत कश के हो गए हैं, जिसकी व्याख्या करना आज यहाँ पर बहुत कठिन हो गया है। यह हकीकत सच्चाई है। सुभाषिनी अली जी आए हैं, इनका नाता हमारे हिमाचल प्रदेश से बहुत लंबा है, और ये सिर्फ हमारे इस सभा को संबोधित नहीं करेगी, लेकिन हमारे सम्मेलन जो मेन कार्य है हमारा, उसमें ये रहने वाली है और हमें दिशा ये देगी। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात आज जरूर कहना चाहूँगा। 2 बात से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक है खेती। बहुत लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो बड़ा है हमारा हिमाचल प्रदेश, चाहे सब्जी की खेती हुई, क्योंकि हम
देश के ऐसे हिस्से में है जब यहां सब्जी पैदा होती है तो मैदानी इलाके में नहीं होती। हम वो जो सब्जी का निर्यात करने का जो काम करते हैं देश के अंदर, कम भूमि के साथ भी किसान की आय मिल जाती है, छोटी मोटी मिल जाती है। दूसरा जो मैं जिक्र करना चाहता हूं, सेब ने हिमाचल प्रदेश की तस्वीर को तब्दील किया। वो जो कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया उसने ये तस्वीर बदली। कैंसलर जी को मैं पीछे देख रहा हूं, ये भी मेरे से सहमत होंगे कि स्टोक्स साहब के आने के बाद ये जो खेती हुई इससे बड़ी जल्दी से हिमाचल प्रदेश आगे गया, दोनों पर ग्रहण लग गया। कुछ ग्रहण प्राइम सरकार ने लगाया और ये सिर्फ सेब के साथ नहीं हुआ, सब्जी के साथ नहीं हुआ। डॉक्टर उनका जिक्र कर रहे थे जब ये कांगड़ा के सम्मेलन से आए कि कांगड़ा के अंदर जो छोटा किसान जिसका जमीन से गुजारा नहीं होता है, सड़क के किनारे करके छोटा मोटा कारोबार करता है, सबकी बेदखली हो रही है। खबरदार हिमाचल प्रदेश सरकार, अगर तुमने किसानों को बेदखल करने का कार्य किया, यह लाल झंडा हरगिज़ अनुमति नहीं देने वाला है। यह सम्मेलन डिक्लेयर करना चाहता है और ये आम सभा डिक्लेयर करना चाहती है। भूल जाओ, लड़ेंगे। अगर सड़क पर लड़ते हैं तो यहां भी लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे, पुरानी सरकार से भी लड़े और तुमसे भी लड़ेंगे, लेकिन बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हम आज ऐलान करना चाहते हैं। एक बात ये, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, नई नई धाराएं यहां पर पैदा हो गई। एक धारा है, क्षत्रिय संगठन है कोई क्षत्रिय। कैसा क्षत्रिय संगठन है? ये जो लाल झंडा है ना, हिटलर ने भी कोशिश की कि इसको समाप्त करना। बहुत लोग नहीं जानते ये लाल झंडा हिटलर शाही फांसीवाद जो इंसान को कत्ल करने का कार्य करता है, यह नामो निशान मिटा देगा। जो भी ऐसी धारा है जिसके जरिए हिंदू मुसलमान कर ऊपर नीचे कर आर पार कर और निचली जातियों का दमन करने का जो कार्य किया जाएगा, यह लाल झंडा कोई अनुमति नहीं देगा। यह लाल झंडा इंसानियत का झंडा है। यह लाल झंडा मजदूर किसान का झंडा है। यह लाल झंडा हिंदू मुसलमान की एकता को पैदा करने का झंडा है, आम आवाम की एकता को पैदा करने वाला झंडा है। ये ख्याल करे। दिल्ली का सिंहासन हिल रहा है, इसमें मत जाओ कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ। मेरी बात को नोट करो, दिल्ली का सिंहासन जाने वाला है, जाएगा, और इसलिए उस सिंहासन को बचाने के लिए वो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं। आने वाले समय में जहां पेट की रोटी की लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई के साथ इस लड़ाई को भी नहीं भूलना। 1857 में अंग्रेजों को भूपेंद्र जी बड़ा कड़ा जवाब हिंदू मुसलमान ने इकट्ठा मिलकर दिया। झटका मिल गया था, लेकिन आधुनिक विचार
और आधुनिक हथियार दोनों के कारण वो राज 1947 तक करने में सक्षम हुआ। और ये जो दिल्ली की सिंहासन जिसकी हिल रही है, बड़ी साजिश के साथ जनता की एकता का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा है और संगठित होकर लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट पैदा कर कर हमारी एकता को विभाजन किया, इसी तरीके से ये हमारी एकता को ये कमजोर करना चाहते हैं। और भाना क्या लिया है, भाना मुद्दा क्या लिया है, वो लिया है वक्फ के प्रश्न को लेकर। बहुत चर्चा मैं करूंगा नहीं, वक्फ मैं अपनी बात इसी से समाप्त करूंगा। वक्फ एक दान है। जिस तरीके से हम दान करते हैं, मुसलमान के अंदर ये दान होता है और ये दान इज इर्रिवर्सिबल, वापस नहीं होता। लेकिन नजर भूमि पर है। यहां हमारे दफ्तर के नजदीक ब्रह्मो समाज 1886 से था, लेकिन विवाद खड़ा कर दिया। और ऐसा विवाद वो जमीन पर नजर रखिए। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये जो भगवे वाले जो देशभक्त बनते हैं, विश्वविद्यालय से प्रोफेसर लाए गए। और मैं कहता हूं एसपी शिमला को कि CDR निकालो और निकल जाएगा कि उस भूमि पर कब्जा करने के लिए पिछली सरकार में रहे हुए DGP जो थे वो सबसे बड़े दोषी थे। और उस DGP के साथ उस समय की सरकार थी। और अब भगवे झंडे के जरिए बड़े भक्त बन रहे हो। तुम्हारी कोई आस्था नहीं है, ना धर्म में है, ना इंसानियत में नहीं है। सिर्फ तुम्हारी आस्था भूमि में है, पैसे इंकड़े में है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अडानी ने भी खा लिया। और तुम्हारे इलेक्ट्रल बॉन्डों ने सारे देश के जो पैसे वाले हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, उनसे तुमने खा लिया। तब कहते हैं देखे हम कितने लोकप्रिय हैं। पैसे से मत खरीदने वालों, तुम्हारा सिंहासन दिल्ली में भी जाएगा और हिमाचल प्रदेश में यह आएगा नहीं। लाल झंडा बेशक आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तुम आने वाले नहीं है। इसके साथ जय जनता इनकलाब के नारे से मैं अपनी भाषण को समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।